नवंबर 23 का पेपर 52 है। वो आपसे कह रहा है कि बॉल को मैंने हॉरिजॉन्टली यहाँ से किक मारी और बॉल यहाँ पर जाकर गिरती है वॉल पर, यानी अपने हाईएस्ट टॉप पॉइंट को बॉल क्रॉस कर चुकी है। इनिशियल वेलोसिटी u है, जो टोटल इनिशियल वेलोसिटी है वो नहीं बताई। जब बॉल वॉल पर हिट करती है तो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तुम्हें बता दिया 9 इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ओके, फिर वो कह रहा है कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, ओके 9.5, यानी कि बॉल की ये वाली इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी बता दी। ये इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 9.5। अब वो कह रहे हैं टाइम बताओ, मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल, मेरे पास दो चीज़ें हैं, यस और नो? मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी है और मेरे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, जो हर जगह सेम रहेगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर जगह सेम रहेगी। टेल मी विच फॉर्मूला, विच फॉर्मूला, हॉरिजॉन्टल का या वर्टिकल का? और हॉरिजॉन्टल का एक ही फॉर्मूला, कौन सा? आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल स्पीड इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। मैं इसको एक्स इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये अलोंग एक्स एक्सिस है। इसको आप एच भी कह सकते हो, बात एक ही, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिंबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैंने लिखा 9 डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल स्पीड, जो हर जगह सेम रहेगी, दैट इज़ 9.5। डिवाइड करें, आंसर बताएं। ये 0.952 SF में आपने राउंड ऑफ किया। नाउ लिसन, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट, मेरे पास मसला ही नहीं है, सरे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, थीटा भी है, मुझे इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट मांग रहा है। मैंने कहा बात सुनो, मेरे पास ये ट्रायंगल है इनिशियल वाला, इसमें इनिशियल हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी उसने तुम्हें बताई है 9.5। उसने तुम्हें इनिशियल का एंगल भी दिया है 38 डिग्री, और आपसे वो ये मांग रहा है भाई इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। यस और नो? कौन सा फॉर्मूला? डायरेक्ट tan थीटा अप्लाई कर दें। यहाँ से ये फायर किया है तो आपसे वो ये वाली वर्टिकल वेलोसिटी मांग रहा है इनिशियल uy। जब ये uy मांग रहा है तो मैंने tan 38 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 38 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, uy इज इक्वल टू tan 38 कितना बेटा? 7.4। All answers must be in same significant figure which is given in a question. अब मुझे ये बताओ कि इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी तुमने कैलकुलेट की 7.4 है। बॉल पे जब हिट करता है तो बॉल पे हिट करने का डिस्टेंस, हाइट सॉरी, तुम्हें फाइंड करनी है, और बॉल पे हिट करने का टाइम, टाइम भी तुम ऊपर निकाल चुके हो, कितना? 0.95। और अपवर्ड जाते हुए एक्सेलरेशन कितना? अपवर्ड जाते हुए एक्सेलरेशन -9.81। अप्लाई करें ज़रा। इनिशियल जब तुमने फायर किया है उसकी वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेटर में वैल्यू रखें और मुझे आंसर बताएं कितना आ रहा है। फॉर्मूला कौन सा लगाया? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर।
एस की वैल्यू h, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 7.4, टाइम 0.95, ए की वैल्यू नेगेटिव है बेटा 9.8, क्योंकि इनिशियली तो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, बाद में उसने मैक्सिमम को क्रॉस कर दिया या नहीं कर दिया वो अलग बात है, मगर इनिशियली तो अपवर्ड जा रहा है। नेगेटिव 9.8 और टी का स्क्वायर 0.95 का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच, 2.6 मीटर। द स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग द गोल्फ इज लेस देन द स्पीड ऑफ, वो कह रहा है पहले बॉल की स्पीड ज़्यादा थी, स्ट्राइक करने के बाद रिबाउंड पर बॉल की स्पीड कम हो गई। तो मुझे बताएं क्यों कम हुई? ड्यू टू एनर्जी लॉस। आगे चल के हमारे पास अगला टॉपिक है ये, इसको डिस्कस करेंगे बाद में, दैट इज़ इनइलास्टिक कोलिजन। एनर्जी लॉस की वजह से दैट इज़ इनइलास्टिक कोलिजन है, तो इसलिए इसको बाद में डिस्कस करेंगे। लुक एट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 को देखें। An archer releases an arrow towards the target velocity. Listen. Toward a target velocity of 6.65 meter per second at an angle of 4.3. Initial arrow की speed उसने बता दी 65, एंगल उसने बता दिया 30 डिग्री, और ज़मीन से वो कह दिया उसने कि ये 1.66 मीटर ऊपर है। When released, the tip of arrow is at a distance 70 meter from the target and 1.66 from ground. Assume that the air resistance is negligible. Time for the hit is 1.08. वो आपसे कह रहे हैं कि जब मैंने यहाँ से इस टारगेट को हिट किया तो बॉल यहाँ पर, ये टारगेट यहाँ पर आके हिट होती है। जिस जगह पर आकर हिट होती है उसका टाइम बताओ। मुझे ये बताओ कि सबसे पहले उसने डायग्राम में देखना ज़रा, जब मैंने इसको फायर किया था इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, पढ़ना। इनिशियल वेलोसिटी 65, एंगल कितना दिया है बेटा? एंगल 30 डिग्री, अच्छा 4.3, एंगल दिया है 4.3। इस डेटा की हेल्प से मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर आ गई तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेरे पास ऑलरेडी है, तो टाइम आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल डेटा की हेल्प से देखें, u की वैल्यू 65, कैलकुलेटर उठाओ, cos 4.3 कितना आया? 64.8, और उसने तुम्हें ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे दिया 70 मीटर, दैट इज 70। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस स्पीड का। हॉरिजॉन्टल स्पीड, फाइनल हॉरिजॉन्टल स्पीड भी वही रहेगी जो इनिशियल है। हॉरिजॉन्टल स्पीड हर जगह सेम रहेगी। हॉरिजॉन्टल स्पीड का फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल स्पीड विल बी 70 को 64.8 से डिवाइड कर दो, 1.08। ये वेरीफाई कर दिया। मेजॉरिटी क्वेश्चंस में टाइम निकलवाएगा सबसे पहले, क्योंकि टाइम ऐसा टूल है जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में यूज़ होगा। यहाँ देखो दोबारा, सिंपल कैलकुलेशन है।
मैंने यहाँ से इस आर्चर को फायर किया और ये आर्चर यहाँ पर आकर यह हिट होता है। अगर ये हिट होता है तो उसने कहा कि भाई जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था वहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट हुआ था, सॉरी यहाँ से लेके इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 70 है। मैंने कहा अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेरे पास है तो मैं हॉरिजॉन्टल स्पीड निकाल लूँ। पहले मैंने हॉरिजॉन्टल स्पीड निकाल ली u cos थीटा से, सही है। जब तुमने हॉरिजॉन्टल स्पीड निकाल ली तो तुमने कहा हॉरिजॉन्टल स्पीड हर जगह सेम रहेगी, यानी फाइनल हॉरिजॉन्टल स्पीड भी सेम रहेगी। तो वही हॉरिजॉन्टल स्पीड आपने फाइनली अप्लाई कर दी और आपके पास ये सेम आंसर 1.08 वेरीफाई हो गया। अब अगला पार्ट देखें क्या कह रहा है। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द टारगेट अबव द ग्राउंड। अब हाइट निकालनी है। हाइट का रिलेशन वर्टिकल से है। अब एक बात देखना जरा गौर से, प्लीज सामने सुने मेरी बात। पॉइंट यह है कि मैं ग्राउंड से हिट नहीं कर रहा, ये ग्राउंड है। अब इसमें दो तीन चीज़ें समझने वाली। ये ग्राउंड है, ये टारगेट की पॉइंट है। एक्चुअली मैं जो फायर कर रहा हूँ वो यहाँ से फायर कर रहा हूँ और जहाँ से मैं फायर कर रहा हूँ उसकी हाइट ऑलरेडी ज़मीन से 1.66 है। और से समझना कि व्हाट आई एम सेइंग, जहाँ से मैं फायर कर रहा हूँ उसकी हाइट ज़मीन से, क्वेश्चन में देख लें, जहाँ से मैं फायर कर रहा हूँ उसकी हाइट ज़मीन से 1.66 मीटर ऊपर है। और मैं टारगेट को फायर करता हूँ जो यहाँ से जाता है और यहाँ कहीं आता है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये किस जगह पर है। जिस लेवल से मैंने फायर किया, डायग्राम में तो ऐसे नज़र आ रहा है कि उस लेवल से नीचे टारगेट हिट हुआ है। जिस लेवल से मैंने फायर किया वो लेवल डायग्राम में ये है, समझें ज़रा। मैंने यहाँ से इस लेवल से टारगेट को फायर किया है, मगर डायग्राम में कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद ये जिस लेवल से टारगेट हुआ है उस लेवल से नीचे गिर रहा है कहीं। चलो, मेरे पास इस वक्त इंफॉर्मेशन जो है, टाइम है मेरे पास हिट होने का 1.08, टाइम तो दोनों जगह सेम है। तो सुने फिर, सबसे पहले मैं इस पॉइंट की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी निकालता हूँ जो u sin थीटा से आएगी। मेरी वर्किंग को समझना ज़रा। मैंने सबसे पहले इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी निकाली, दैट इज़ u sin थीटा। u की वैल्यू बेटा 65 थी और साइन 4.3। आंसर बताएं कितना? 4.87। अब सुने, ये आपके पास आंसर आ गया 4.87 का। अब मेरे पास टाइम भी है और टाइम नोट करो तो उसने टाइम कैलकुलेट करवा लिया पहले ही 1.08। या आपने टाइम कैलकुलेट कर लिया 1.08। अब अगर टाइम कैलकुलेट किया तो फिर ऑब्जेक्ट तो शुरू में ऊपर की तरफ जा रहा है, यस और नो? जब स्टार्ट में ऊपर की तरफ जा रहा है तो -9.81। स्टार्ट में देखो बस कहाँ जा रहा है, स्टार्ट में तो ऊपर जा रहा है। अब ये बात समझना, मैं आपको बता रहा हूँ एक बात कि ये रीसेंट पेपर है। इससे पहले 2005 से भी करोगी ना क्वेश्चन को देखोगी तो देखते आओ 2023 पे आके रुको। सारे 2023 के पहले वाले क्वेश्चन या 2022 है ये, चलो इसके पुराने सारे क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट नीचे से फायर होता था और ऊपर कहीं हिट होता था। ये पहला क्वेश्चन है। मतलब यहाँ से अब आपको ये समझाना चाह रहा है कि भाई अगर आप ग्राउंड के ऊपर से फायर कर रहे हैं किसी जगह से
तो बॉल हो सकता है और ऊपर जाकर अपने लेवल से नीचे गिरे, और नीचे गिरने की निशानी ये होगी कि जब तुम फॉर्मूले में, किसी भी फॉर्मूले में डिस्टेंस की वैल्यू निकालोगे तो वो नेगेटिव आएगी। याद करें, मैंने शुरू में बताया था कि इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज़ नेगेटिव तो इसका मतलब वो अपनी इनिशियल पोजीशन से बिलो चला गया। बिल्कुल स्टार्टिंग में पीछे जाकर डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ देखना या डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट याद रखना। तो मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है वो वापस जा रहा है, मगर अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस के भी नीचे जा रहा है, एक्स एक्सिस के भी नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब वो अपनी इनिशियल पोजीशन से पीछे जा रहा है। यानी कि यहाँ पर जब आपने सॉल्व किया तो देखें एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फॉर्मूला तो मैंने ये लगाया, इनिशियल वर्टिकल तुमने कैलकुलेट कर ली थी 4.87, टाइम था तुम्हारे पास 1.08 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव 9.81, टाइम आपके पास था 1.08, तो तुमने 1.08 का स्क्वायर किया। अब इस पूरे को सॉल्व करें, बताएं आंसर क्या आ रहा है। -0.46 मीटर। समझ आ रही है बात? सुनो, -0.46 मीटर का मतलब क्या है, मैंने इसलिए डायग्राम बनाई थी बेटा। -0.46 का मतलब ये है कि अगर मैंने इस लेवल से ऑब्जेक्ट को फायर किया है तो जहाँ से ऑब्जेक्ट फायर हुआ है उससे नीचे ये वर्टिकल डिस्टेंस है 0.46, जहाँ पर ये जाके हिट हुआ है। तो फिर मुझे ये बताएं कि अल्टीमेटली उसने आपसे ग्राउंड से अबव द ग्राउंड सेंटर ऑफ टारगेट मांगा था, तो अबव द ग्राउंड सेंटर ऑफ टारगेट के लिए तुम्हारे पास ये जो वर्टिकल हाइट है जहाँ से तुमने फायर किया था 1.66, उसमें से ये वाली हाइट 0.46 माइनस करेंगे। 1.66 में से नेगेटिव कर दें 0.46, 1.2 मीटर इज द आंसर। ये इंपॉर्टेंट पार्ट, सॉरी ये वाला पार्ट बी। तुमने ऑब्जेक्ट जब इनिशियल फायर किया तो तुमने सबसे पहले उसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी निकाल ली, क्योंकि हम हाइट का ताल्लुक वर्टिकल मोशन से है। तुमने इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी निकाल ली, तुमने ए की वैल्यू -9.81 रखी और तुमने कहा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम हम पहले हॉरिजॉन्टल से निकाल चुके थे, टाइम 1.08। 1.08 जो आपने हॉरिजॉन्टल से निकाला था वो हॉरिजॉन्टल का टाइम वर्टिकल में रख सकते हैं। फिर मैंने ये सॉल्व किया, मैंने कहा कि मैंने यहाँ से अगर फायर किया तो मैं डिस्टेंस निकालूं। जब तुमने डिस्टेंस निकाला तो फॉर्मूले में रख के वैल्यू नेगेटिव 0.46 आई। नेगेटिव 0.46 का मतलब जहाँ से, जिस लेवल से तुमने फायर किया है बॉल उससे नीचे गई है। यानी तुम एक बात समझना, सेकंड फ्लोर पे बिल्डिंग के खड़े होके तुम बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करती हो और बॉल ऊपर जाकर वापस जब आती है तो फर्स्ट फ्लोर पे गिरती है। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर का डिस्टेंस नेगेटिव में है ये 0.46। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझे ग्राउंड से जहाँ बॉल गिरी है उसका डिस्टेंस बताओ। तो जब ग्राउंड से डिस्टेंस निकालोगी तो सेकंड फ्लोर तक का जो डिस्टेंस है 1.66, उसमें से जो नेगेटिव वाला है वो माइनस करना पड़ेगा ना, तो तुम्हें ग्राउंड से ये हाइट आएगी। ग्राउंड से हाइट निकाली, उसने ग्राउंड से हाइट मांगी है जहाँ बॉल गिरी है वहाँ की। बाय कंसिडरिंग एनर्जी चेंजेस स्टेट, ये छोड़ दें, ये इलास्टिक लास्ट पार्ट ज़्यादातर इसके इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन के। अब सुनिए नेक्स्ट 46, क्वेश्चन नंबर 46।
वाटर लीव्स। अब ऊपर से नीचे वाला क्वेश्चन है, यानी डाउनवर्ड मोशन है। डाउनवर्ड मोशन में देखो स्टार्टिंग से ऊपर जा रहा है और ऊपर से नीचे आ रहा है, तो वो नेगेटिव इसलिए होती है क्योंकि तुम एक्सेलरेशन माइनस में रख रही होती हो। यहाँ तो ऑब्जेक्ट आ ही नीचे रहा है, यहाँ तो मोशन ही डाउनवर्ड है, तो यहाँ तो हम रख ही रहे हैं एक्सेलरेशन को पॉजिटिव रख रही हो ना, तो वो तो तुमने एज्यूम कर लिया कि ऑब्जेक्ट आ ही रहा है नीचे। क्योंकि वो ऊपर जा रहा था, हाँ ऑपोजिट था, ऊपर जा रहा था। बाद में नीचे आ गया वो अलग बात है, हमें थोड़ी पता था बाद में नीचे आएगा या नहीं आएगा। बाद में नीचे आया ना, दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी। हमने तो इस हिसाब से किया कि भाई वो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो इसलिए -9.81। और फिर ऑपोजिट, क्योंकि वो आंसर फाइनल मेरा डिस्टेंस का नेगेटिव में आया था, तो नेगेटिव का मतलब आपके लेवल से बॉल नीचे गिरी है। अगर देखो ये बात समझना कि अगर कोई डिस्टेंस फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके, वैसे ही समझा रहा हूँ, यहाँ से लेके 20 मीटर है स्टार्ट से, सही है, और यहाँ से तुम डायरेक्शन चेंज करती हो और वापसी में 30 मीटर कर लेती हो, तो स्टार्ट से एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना होगा? -10। -10 का मतलब आप अपनी इनिशियल पोजीशन से पीछे चले गए हैं। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। ये इस क्वेश्चन में हुआ है प्रीवियस वाले। अब यहाँ वो कह रहा है कि मैंने ऑब्जेक्ट को फायर किया इनिशियल वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से फायर किया, तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 6.6 है। Point P at a height h above the ground. Water hit the ground at a point Q. The horizontal distance. Okay. नंबर्स को मैं हमेशा देखता हूँ कि नंबर्स क्या हैं क्वेश्चन के डेटा में। मैं जब भी क्वेश्चन पढ़ूंगा ना, तुम नोट करना, मैं नंबर्स को ध्यान में दूंगा। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ क्या दी हुई, आप भी एग्जाम में इसकी आदत डाल लें। न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे पास एक ये है जो कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे पास ये है जो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट है। Assuming that the water between P and Q consists of non-interacting droplets of water and that only forces acting on the, मतलब कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, कोई ड्रैग फोर्स नहीं है जो वाटर ड्रॉपलेट्स पर अप्लाई हो रही हो। Why the horizontal component of the velocity of droplet water remain constant as it move from P to Q? लिखना जरा, write down. Since there is no resistive force, in horizontal direction, since there is no resistive force on horizontal direction, ब्रैकेट में लिख लें F इज इक्वल टू 0, सो स्पीड इज कांस्टेंट। कोई रेजिस्टिव फोर्स एक्ट नहीं हो रही। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है शो दैट टाइम टेकन। अब देखो वही बात कि हॉरिजॉन्टल स्पीड उसने आपको बता दी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी बता दिया, और टाइम पूछ रहा है। टाइम इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय बेटा हॉरिजॉन्टल स्पीड। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है और हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है? 6 ये डिवाइड कर दें, आंसर देखो 0.5। अब वो कह रहा है कैलकुलेट हाइट। ये बात समझ लो अच्छे से कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो टेल मी क्या चीज़ ज़ीरो होगी? यस, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? 0। और डाउनवर्ड आ रहा है तो एक्सेलरेशन कितना है? और नीचे आते तक ग्राउंड पर हिट होने में टाइम कितना लगा?
0.53। ये 3 डेटा को यूज़ करके एच निकाल लें। ऑब्जेक्ट जब बेटा इस तरह से ऐसे डाउनवर्ड आ रहा है तो ये बात याद रखो कि वर्टिकली इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। a इज़ प्लस 9.81, h आपने फाइंड करना है। टाइम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए कॉमन है। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर। सो h बिकम्स a, जो s है वो h बन गया। इनिशियल वेलोसिटी u t 0 से कैंसिल हो जाएगा। a की वैल्यू 9.81 मल्टीप्लाई करो 0.53 के स्क्वायर से और हाफ कर दो। ये आंसर आ गया आपके पास 1.4। वर्टिकल हाइट, नाउ लिसन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3.5 था, वर्टिकल हाइट 1.4 तुमने कैलकुलेट किया। अब सुने, ये जो लास्ट के 2 पार्ट्स हैं ये आपसे आगे भी वो चल के पूछेगा, ये हमने पहले भी डिस्कस किए हुए। फॉर द मूवमेंट ऑफ द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर फ्रॉम P to Q, स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ड्रॉपलेट is less than, more than or same as the distance covered by the path। ये path of water droplet है। What is displacement? Displacement is the, तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक ये displacement, that is the displacement। तो tell me, path of water droplet और डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट अलग अलग है या सेम है? और डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है या कम है? लिख लें। बताना है और एक्सप्लेन करना है। डिस्प्लेसमेंट इज लेस बिकॉज it is the shortest straight line path। It is the shortest straight line path, whereas actual is curved path। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताएं P to Q। ये देखो पहले भी डिस्कस हुआ भाई, ये ऑब्जेक्ट ऐसे गिरा है, ड्रॉपलेट ऐसे आया है। अगर बेटा ड्रॉपलेट ऐसे आया है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी बताया ये है। अगर डिस्प्लेसमेंट ये है तो याद रखें आगे हर सवाल में पहले भी ये हम कर चुके हैं कि अगर वर्टिकल हाइट कितनी है 1.4, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, तो एक्चुअली आपको ये S निकालनी है डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। 1.4 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, थ्री 3.8। ये आपका इसका आंसर है। तुमने जब स्टार्ट ही तुमने वो लिया है ना भाई, स्टार्ट जब ऑब्जेक्ट, ये बात क्लियर अच्छी तरह से समझ लें, जब ऑब्जेक्ट को आप स्टार्ट ही यहाँ से ले रहे हो और ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो ये तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट जो भी होगी ये वन डायरेक्शन होगी ना।
डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव जब होती है जब ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन से पीछे जाए। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कब होती है कि ऑब्जेक्ट को मैंने नीचे थ्रो किया और ऑब्जेक्ट रिबाउंड करके जब वापस आया तो अपनी इनिशियल पोजीशन से भी ऊपर चला गया। अब ये वाली डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक ये नेगेटिव होगी, वहाँ तो ऑब्जेक्ट गया ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये आपके पास क्वेश्चन आंसर है। काइनेमेटिक्स के प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ ही एमसीक्यूज़ हैं जो ग्राफ से रिलेटेड हैं। उन 6 या 8 एमसीक्यूज़ हैं टोटल। उन 6 to 8 एमसीक्यूज़ में से ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। सुने वो आपसे क्या कह रहा है? वो आपसे कह रहा है अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ टू द हॉरिजॉन्टल एट टाइम 0. It travel over a horizontal curved as shown. Assume that the air resistance is neglected. Air resistance नहीं है, resistive force नहीं है। समझ आ रही बात? Which graph best shows the variation with t of the speed of the projectile? Speed of the projectile when it's launched. अब यहाँ पर वो तुमसे speed of the projectile की बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टल की बात नहीं कर रहा, वर्टिकल की बात नहीं कर रहा, टोटल स्पीड की बात कर रहा है। इस पर बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मुझसे कि सर आंसर बी है। आंसर बी नहीं है, आंसर सी है। वजह सुने, वाई एक्सिस पे स्पीड है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। जब मैं टोटल स्पीड की बात करूंगा और अभी प्रैक्टिकली तुम्हें दिखाता हूं। आंसर सी में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि टोटल स्पीड स्टार्ट में ये होगी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा स्पीड कम होगी कम होगी। मुझे बताओ प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या टॉप पर वेलोसिटी 0 होती है? एटलीस्ट हॉरिजॉन्टल तो होती है ना, 0 तो नहीं हो सकती। तो फिर 0 पे कैसे टच कर सकता है ये? आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम होगी कम होगी कम होगी। ये टॉप पॉइंट आ गया जहाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिनिमम होगी, मगर टोटल स्पीड जब भी 0 तो नहीं होगी ना, 0 से ज़्यादा होगी। मतलब किसी को अगर ये वाला पाथ समझ में नहीं आता तो मैं कहता हूँ कि बेटा फिर आ जाओ यहाँ देखो, लुक एट दिस। अब यहाँ पर एक चीज़ बता रहा हूँ, सामने देखिएगा भाई खामोशी से। मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से फायर किया और मैं आपको इसके कंपोनेंट दिखा रहा हूँ। पहले ये आपको 2 कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं। अब इन दोनों की जगह मैं रिजल्टेंट दिखाता हूँ जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। लिसन, मैं इन कंपोनेंट्स को अनटिक करके और अब मैंने टोटल को टिक कर दिया। अब देखना टोटल वेलोसिटी जो पाइथागोरस थ्योरम से आती है हर स्टेप की, वो टोटल वेलोसिटी ये है। लुक एट दिस वैल्यू इसकी वैल्यू देखो ऐसे ऐसे। दोबारा देखना स्टार्ट से, टोटल वेलोसिटी तुम्हें साथ में नजर आएगी। अब देखो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, ये ग्रीन वाले हैं एरो की लेंथ क्या हो रही है? लेंथ हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच कर क्या लेंथ 0 हो गई? 0 नहीं हुई। 0 इसलिए नहीं हुई क्योंकि टॉप पर भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो होगी ना। फिर जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो देखो ये टोटल वेलोसिटी बढ़ रही है, टोटल वेलोसिटी बढ़ रही है, टोटल वेलोसिटी बढ़ रही है और नीचे आते आते मैक्सिमम हो गई दोबारा। ये जो पाथ पे आपको पाथ नज़र आ रहा है इसका स्पीड उल्टा होगा। पाथ ऐसे जा रहा है ऊपर से नीचे। यहाँ पर अगर कंपोनेंट्स के साथ मैं दिखाता तो ये देखो, अब ये यहाँ पर तुम्हें 3 एरोज नज़र आ रहे हैं। एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, एक टोटल है। हॉरिजॉन्टल हर जगह सेम है। सपोज करो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 5 है, 5 5 5 5 5 5 वो सेम है। वर्टिकल वेलोसिटी कम हो रही है, फॉर एग्जांपल 10 थी तो वर्टिकल वेलोसिटी 10 8 7 6 5 4 3 2 1 0। तो भाई टॉप पर भले वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाए, हॉरिजॉन्टल तो बचेगी ना। और नोट करो ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल वही है
टॉप पे जो टोटल है, और टोटल वही है जो हॉरिजॉन्टल है टॉप पे, दोनों के एरो बराबर हो गए। अब नीचे आते हुए वर्टिकल का एरो बढ़ता जा रहा है, इस वजह से टोटल की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। हॉरिजॉन्टल फिर भी अपनी जगह स्टैंड सेम करती है। ये देखिए, अब ये एरो किसकी वजह से बढ़ रहा है? टोटल का। टोटल की वेलोसिटी किसकी वजह से बढ़ रही है? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, वर्टिकल की वजह से बढ़ रही है। हॉरिजॉन्टल तो सेम है। अब इस ऑप्शन को अगर आप इस क्वेश्चन से मैच करें तो आपको समझ में आएगा कि भाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, टोटल स्पीड की बात हो रही है यहाँ पे, वो यहाँ पर टोटल स्पीड की बात कर रहा है, टोटल स्पीड की बात कर रहा है, टोटल स्पीड। तो आप कहेंगे टोटल स्पीड कम तो होगी मगर वो टोटल स्पीड ज़ीरो नहीं होगी, इसलिए इसका आंसर सी है। MCQ नंबर 119 में वो आपसे कह रहा है कि एन आर्चर शूट्स एन एरो टू अ टारगेट, डायग्राम शो द पाथ ऑफ द एरो, एयर रेजिस्टेंस assumed to be neglected, air resistance neglected है। The graph shows how three different quantities P, Q, R relating to the motion of the arrow vary with time। अब आपको उससे ये तीन ग्राफ बना के दिए हैं। नीचे मांग रहा है आपसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने इस तरह से ऑब्जेक्ट को फायर किया है, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, ग्राफ को हटा देना, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। मुझे एक बात ये बताओ सबसे पहले कि जिस वक्त ऑब्जेक्ट यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, पहली बात ये बताएं, ये जो ब्लू वाला पाथ वेलोसिटी क्या हो रही है? वेलोसिटी कौन सी वाली? वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। मैं वर्टिकल की बात करता हूँ, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, सही है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं यहाँ पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ और ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो आप कहेंगे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है सर, इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे बनेगा, यस और नो? अब मैं कहूँगा बेटा, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले की बात डिस्कस की कि जब डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे आ रहा हो, ऑब्जेक्ट जब अपना पाथ चेंज करे, नीचे आ रहा हो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ग्राफ फिर नीचे आना शुरू होता है। इसका मतलब आप कहेंगे अब ये ग्राफ ये बनेगा। ऑब्जेक्ट जब नीचे आ रहा है तो आप कहेंगे वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है मगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। मैं चैप्टर के स्टार्ट से कह रहा हूँ और आज तक कहता हुआ आ रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैंने 8 डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के ग्राफ बनवाए थे तुमसे। डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात कर रहा है वो, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ ये ट्रेंड बता रहा है वेलोसिटी डिक्रीज़ है, ये ट्रेंड बता रहा है वेलोसिटी इंक्रीज़ है, मगर नीचे आ रहा है तो आप कहेंगे वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर आगे ही जा रहा होता और वेलोसिटी इंक्रीज़ होती तो आप कहते हैं वेलोसिटी डिक्रीज़ ये है, तो वेलोसिटी इंक्रीज़ कैसे होती? ऐसे। ये कब बनता? जब आगे ही जा रहा होता और वेलोसिटी बढ़ा रहा होता। स्पीड डिक्रीज़ का मतलब वेलोसिटी कम होना यानी ब्रेक लगना, स्पीड बढ़ाने का मतलब एक्सेलरेट होना। अगर मैं तुमसे कहता तुमने गाड़ी के ब्रेक लगाए, तुम कहते सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ये बनेगा। अब मैं कहता तुमसे कि तुमने गाड़ी को एक्सेलरेट किया, तुम कहते सर ग्राफ ऐसे बनेगा। मगर मैं कहता कि भाई तुमने एक्सेलरेट तो किया मगर तुमने साथ साथ गाड़ी टर्न भी की, तो फिर तुम कहते ग्राफ ऐसे बनेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट। जब आप हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे भाई, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हर जगह क्या है? कांस्टेंट, यस और नो? तो बेटा अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का टाइम कैसा ग्रेडियंट? स्ट्रेट लाइन।
चाहे ऊपर जाए या नीचे आए, आगे जाए या पीछे जाए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर जगह कांस्टेंट। और डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्रेडियंट वेलोसिटी बताता है। तो अगर कह रहे हैं आप हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ये बनेगा भाई प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर कोई भूल गया है तो याद कर लें कि मैंने आपको जो ग्राफ बनवाए थे वो ये रहे, ये ग्राफ थे हमारे पास। इन ग्राफ को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, ये ग्राफ बहुत बार वो पूछेगा। ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ऑब्जेक्ट अगर नीचे आ रहा है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वापसी का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ग्राफ। अब मुझे बताओ वापसी में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जाने में भी यही है और वापसी में भी यही है, यस और नो? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी ना। हाँ, वर्टिकल में वेलोसिटी डिक्रीज ऊपर जाते हुए, मगर नीचे आते हुए वेलोसिटी इंक्रीज, मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नीचे चला गया। ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन नेगेटिव क्योंकि डिक्रीज हो रही है, और ग्राफ में नीचे आते हुए एक्सेलरेशन फिर दोबारा नेगेटिव क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। वेरी गुड, ऑपोजिट डायरेक्शन है। कैलकुलेशन में तुम रखोगी +9.81 जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा हो, मगर यहाँ ग्राफ की बात हो रही, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से देखो, ये डिस्टेंस टाइम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये शो हो रही है ऊपर जाते हुए। अब मैंने यहाँ नीचे दो ग्राफ बनाए। मैंने कहा अगर वो डिस्प्लेसमेंट कहता है ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, और अगर वो डिस्प्लेसमेंट कहता है तो फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए आप ये वाला ग्राफ बनाएंगे लाइक दिस, जो मैंने यहाँ दिखा है। मगर अगर वो डिस्टेंस टाइम पूछता तो मैं कहता ऐसे ही बनेगा ऊपर, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, यस और नो? डिस्टेंस में साइन थोड़ी मेंशन होगा। वैसे भी याद करें डिस्टेंस टाइम ग्राफ नीचे नहीं आता, ऊपर ही जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपके पास ऊपर जाने वाली डिस्प्लेसमेंट ये है, नीचे आने वाली ये है, इन दोनों को मिला दो तो ये बनेगा। और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये है, तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। इसलिए एक आपका ग्राफ ये वाला होना चाहिए, ये होना चाहिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का, और ये होना चाहिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का। क्या आंसर है भाई? यस, बी इज द आंसर। दिस इज द क्वेश्चन।